हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीवर रीजनरेशन। देखिए, मैमल्स में रीजनरेशन जो देखा जाता है वो देखा जाता है लीवर में, और जो रीजनरेशन का टाइप होता है वो होता है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन क्या होता है कि मान लीजिए ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। तो अगर लीवर का कुछ हिस्सा, कोई टिश्यू मान लीजिए ये डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, तो बाकी के जो बचे हुए सेल्स है ना, ये जो हिस्सा है पूरा सेल्स बचा हुआ है, ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, और ये जो हिस्सा लॉस्ट हुआ है उसको रिकवर कर लेंगे। इसी को कहा जाता है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। मतलब जो टिश्यूज बचे हुए हैं वो कॉम्पेंसेट कर लेंगे जो लॉस्ट हुए टिश्यूज है उनकी कमी को। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई डीप डिफरेंशिएशन नहीं होता है। देखिए, ये पूरे सेल्स क्या है, डिफरेंशिएटेड है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में आ गए हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब कोई टिश्यू गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी वजह से, एक हिस्सा मान लीजिए इतना क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो जो टिश्यूज बचे हुए हैं, जो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रोलिफरेट करेंगे। कोई नया स्ट्रक्चर, कोई कुछ नहीं बनाएंगे। बस क्या होगा, जो हिस्सा गायब हुआ है उसको नंबर अपना बढ़ा के और क्या करेंगे, इस हिस्से को रिकवर कर लेंगे। तो ये कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन होता है, और लीवर, मैमल्स के लीवर में ऐसा देखा जाता है, और जेब्रा फिश के हार्ट में भी देखा जाता है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। तो हमें पढ़ना है कि कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन इन मैमेलियन हार्ट। तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे, और अभी क्या है ना कि इतनी जानकारी अभी इसके बारे में पता नहीं चली है। कई सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं लीवर रीजनरेशन के बारे में जो भी पता नहीं चला है, लेकिन जितना पता चला है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन इन मैमेलियन लिवर। तो कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन क्या होता है, यहाँ पे दिखा है, द डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स टू रिकवर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इंजर्ड ऑर्गन has been observed in the mammalian liver and the starfish heart. Compensatory regeneration क्या है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है उनका डिवीजन। अब ध्यान दे रहे हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स नॉर्मली डिवाइड नहीं करती हैं, वो तो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन की, तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वही डिवाइड करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी, और जो स्ट्रक्चर लॉस्ट हुआ है उसको रिकवर कर लेंगी, और उसका फंक्शन भी रिकवर कर लेंगी। वो मतलब फिर से अच्छे से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। और ये देखा जाता है मैमेलियन लीवर में, और किसमें, जेब्रा फिश के हार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द लीवर सेल्स डू नॉट फुल्ली डिफरेंशिएट। जो लीवर सेल्स होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, लेकिन जब उनको रीजनरेशन करना होता है तो वो फुल्ली डी डिफरेंशिएट नहीं होती है, वो ऐसे ही रहती हैं, बस अपना नंबर बढ़ाती हैं वो डिवाइड करके। व्हेन दे इंटर द सेल साइकिल नॉट देयर इज द रीजनरेशन ब्लास्टेमा फॉर्म, मतलब वो डी डिफरेंशिएट भी नहीं होती हैं, और एपिमॉर्फोसिस की तरह किसी तरह का कोई ब्लास्टेमा फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है रीजनरेशन लीवर में। तो मैमेलियन लीवर में रीजनरेशन ना दो तरीकों से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं टू लाइन ऑफ डिफेंस। टू लाइन ऑफ डिफेंस इन मैमेलियन लीवर। क्या होता है कि पहले तो जो हिपेटोसाइट्स हैं, लीवर की सेल्स को हिपेटोसाइट्स कहा जाता है, तो वहीं जो लीवर की सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहीं क्या करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी, और जो हिस्सा गायब हुआ है उसको कवर कर लेंगी, रिकवर कर लेंगी। तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ना कि कुछ रिजॉल्व्ड प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं। जब अगर पहला तरीका, मतलब जो हिपेटोसाइट सेल्स है वो अगर रिकवर नहीं कर पाती हैं, रीजनरेट नहीं कर पाती हैं एक सर्टन टाइम पीरियड में, तो फिर दूसरा तरीका शुरू हो जाता है। तो उसमें कुछ प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, जो डैमेज हुआ है लीवर, उसके सेल्स को, टिश्यूज़ को वो बनाती हैं। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पहला देखते हैं तरीका जो है, कि जिसमें जो सेल्स है, टिश्यूज़ हैं लीवर की, हिपेटोसाइट्स, वही क्या करती हैं, प्रोलिफरेट करेंगी और टिश्यू डैमेज को रिकवर करेंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैमेलियन लीवर जनरेशन हैज़ टू लाइन ऑफ डिफेंस। तो लाइन ऑफ डिफेंस है, दो तरीके हैं। पहला क्या है, द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मैच्योर एडल्ट हिपेटोसाइट्स विच आर नॉर्मली डू नॉट डिवाइडिंग। जो नॉर्मली, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स है तो वो डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन आर इंस्ट्रक्टेड टू जॉइन द सेल साइकिल एंड प्रोलिफरेट टिल दे हैव कंप्लीटेड
कॉम्पेंसेटेड फॉर द मिसिंग पार्ट। नॉर्मली जो अडल्ट हिपेटोसाइट्स होते हैं, चूँकि वो डिफरेंशिएटेड होते हैं तो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे रीजनरेशन करना होता है तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई तुम अब सेल साइकिल में जाओ और डिवीजन करो, ठीक। कब तक जब तक वो पूरा हिस्सा जो है कॉम्पेंसेट ना हो जाए, बन ना जाए। तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि देयर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ हेपेटिक प्रोजेनाइटर सेल्स। एक हेपेटिक प्रोजेनाइटर सेल्स की पॉपुलेशन होती है। प्रोजेनाइटर सेल्स मतलब कोई भी ऐसा सेल्स जो आगे चलकर एक पर्टिकुलर सेल बनाएगा। तो यहाँ पे हेपेटिक प्रोजेनाइटर सेल्स की एक पॉपुलेशन होती है that are normally quiescent but activated when the injury is severe and the adult hepatocytes cannot regenerate well। तो ये जो हेपेटिक प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं नॉर्मली क्विसेंट होती है, मतलब इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब सीवियर होता है डैमेज या फिर जो नॉर्मल जो एडल्ट सेल्स हैं हिमेटोसाइट सेल्स है वो फेल कर जाती है रीजनरेट करने से, तो ये हेपेटिक सेल्स हेपेटिक प्रोजेनेटर सेल्स क्या करती हैं, यही क्या करती हैं कि रीजनरेशन करती है। और किस सेल्स में वो नॉर्मली रीजनरेट नहीं कर पाती हैं हिपेटोसाइट्स, सेरिसेंस की वजह से, मतलब एजिंग हो रही है ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कोई डिजीज़ हो गई है तो वो नॉर्मल ये तरीका नहीं काम कर पाता है, जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स होती हैं वो नहीं काम कर पाती हैं, तो ये दूसरा वाला तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पहला तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा, मेमेलियन लीवर जनरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लीवर में ना 5 तरह के सेल्स होते हैं। द 5 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द एडल्ट लीवर आर कौन कौन से, हिपेटोसाइट, डक्ट सेल, फैट स्टोरिंग सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और कॉपर मैक्रोफेजेस। ये 5 तरह के सेल्स लीवर में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये प्रोलिफरेट करना शुरू करती है, डिवाइड करना शुरू कर देती है अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि डैमेज हो गया है हमारा लिवर, तो यहाँ पे जो ये 5 सेल्स हैं ये सब क्या करेगी, अपना अपना सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगी। जो डक सेल है वो डिवाइड करेगी, एंडोथेलियल सेल है वो डिवाइड करेगी, फैट स्टोरिंग सेल है ये सब डिवाइड करना शुरू कर देंगी और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगी। यहाँ पे सब मान लीजिए सब डिवाइड करना शुरू करती है। Each cell type retains its cellular identity and the liver retains the ability to perform all its function। और जब ये सेल डिवाइड कर लेती हैं और फिर ये हिस्से को कॉम्पनसेट कर लेती हैं तो क्या कहते हैं, ये सारे सेल्स जो सेल बनते हैं वो भी क्या करती हैं, अपना सेलुलर फंक्शन भी रिटेन कर ली रहती हैं, अपना स्ट्रक्चर भी रिटेन कर ली रहती हैं, और जो भी नॉर्मल फिर लीवर का फंक्शन है लीवर परफॉर्म करने लगता है, जैसे बायोसिक्रेशन, टॉक्सिन डिग्रेडेशन, ये सारे फंक्शंस क्या करता है, लीवर परफॉर्म करने लगता है। Several pathways may initiate liver cell proliferation, the end result of which is to downregulate but not totally suppress the gene required for the differentiated functions of the cell while activating the genes that make the cell proliferation। इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ओवरव्यू यही यही होता है ये लीवर रीजनरेशन में, कि जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, डिवाइड करती हैं और जो हिस्सा गायब हुआ रहता है, लॉस्ट हुआ रहता है, उसको कॉम्पेंसेट कर लेती है, रिकवर कर लेती है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि कई सारे पाथवेज इनिशिएट होते हैं लीवर सेल के रीजनरेशन के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, और वो क्या करती हैं कि जो जीन्स जरूरी हैं सेल प्रोलिफरेशन के लिए उसको एक्टिवेट कर देती हैं, और जो डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है तो फिलहाल के लिए उनको डाउन रेगुलेट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि कैसे पता चलता है लीवर को अगर कहीं इंजरी हुई है और फिर उसको रीजनरेट करना है, तो लीवर को कैसे पता चलता है कि उसको रीजनरेट करना है। तो देखिए लीवर को पता चलता है ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम से वो सेंस करता है। कैसे सेंस करता है, क्योंकि जब लीवर के किसी भी टिश्यू में डैमेज होता है या कोई टिश्यू लॉस्ट होता है तो ब्लड में कुछ लीवर स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ब्लड में वो नज़र नहीं आते, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे बाइल एसिड्स, गट लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये इंक्रीज कर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो इंक्रीज हुए रहते हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये कुछ नॉन हिपेटोसाइट सेल को इंड्यूस करते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करने के लिए, और ये पैराक्राइन फैक्टर्स क्या करते हैं, हिपेटोसाइट सेल को सेल साइकिल में जाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए इंड्यूस करती है। होता क्या है,
देखिए हम कह रहे हैं कि ये आप समझिए कि मैकेनिज्म ही है लीवर के रीजनरेशन का कैसे होता है, लीवर को कैसे पता चलता है कि कोई इंजरी हुई है। तो कोई लीवर में मान लीजिए इंजरी हुई तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लीवर को ब्लड के थ्रू पता चलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में कुछ लीवर स्पेसिफिक फैक्टर्स होती हैं, लीवर स्पेसिफिक फैक्टर्स वो लॉस्ट हो जाती है, ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि कम हो जाती है, बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती है ये। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे बाइल एसिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स, गट लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है? तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स नॉन हिपेटोसाइट्स को, मतलब जो नॉन लिवर सेल्स हैं उनको उनके ऊपर एक्ट करती हैं और उनको इंड्यूस करवाती हैं कि वो कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करें। फिर वो पैराक्राइन फैक्टर्स जाके किस पे वर्क करती है? हिपेटोसाइट्स पे। अब हिपेटोसाइट सेल्स जैसे कफलर सेल्स हो गई, ये सब इंटरल्यूकिन 6 टीएनएफ वगैरह रिलीज करती हैं और भी फैक्टर्स रिलीज होते हैं और लीवर रीजनरेट कर जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में है कि हाउ टू द इंजरी टू द लीवर सेंस्ड इन ऑर्डर टू ट्रिगर रीजनरेशन, मतलब इंजरी होती है तो लीवर को कैसे पता चलता है रीजनरेशन के लिए। तो देखिए द रिमूवल और इंजरी टू द लीवर इज सेंस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पता चलता है। एज सम लीवर स्पेसिफिक फैक्टर्स आर लॉस्ट while other factors such as bile acids and gut lipopolysaccharide increase। डन। फिर क्या होता है कि लिपोपॉलीसेकेराइड इंड्यूस करती है सम नॉन हिपेटोसाइट्स को कि वो सेल साइकिल में क्या करती हैं कि वो पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करें जिसकी वजह से हिपेटोसाइट सेल साइकिल में जा सके। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिलीज करती हैं। कफलर सेल्स जो होती है वो इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करती है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज करती है। स्टीलेट सेल्स लीवर की सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो हिपेटोसाइट्स ग्रोथ फैक्टर और टीजीएफ मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज करती हैं। ब्लड वेसल्स भी एजीएफ और WNT2 रिलीज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं जिनकी वजह से रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे इनका फुल फॉर्म लिखा है। अब एक चीज़ है ना कि जैसे ये चीज़ें रिलीज होती हैं, मतलब ये सारे फैक्टर्स रिलीज हुए तो टिश्यू मान लीजिए ये लीवर इतना अगर डैमेज हुआ है ये वाला हिस्सा, तो तभी भी अरे तो ये वाली जो सेल्स हैं, मतलब जो सेल्स बची हुई हैं उनके तो टिश्यू के फॉर्म में ये सेल्स एक एक तो सेल्स नहीं है। अब उनको डिवाइड करना है, उस बचे हुए जो गायब हुआ हिस्सा है, डैमेज हिस्सा है, उसको कंपनसेट करना है तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो टिश्यू के फॉर्म में रहती हैं, मतलब अलग अलग नहीं रहती, तो डिवाइड नहीं कर पाती हैं। ये सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं तभी भी। तो होता क्या है, सबसे पहले उनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हिपैटोसाइट्स होती हैं वो सीमेट क्या है, एजीएफ का रिसेप्टर है, उसको कैप्चर करेगा, उसको एक्टिवेट कर देती है विद इन एन आवर ऑफ पार्शियल हेपेक्टोमी। मतलब अगर कोई चोट लगी, कोई इंजरी या टिश्यू डैमेज हुआ लीवर में, तो उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हिपैटोसाइट्स सीमेट क्या है, रिसेप्टर है एजीएफ का, उसको एक्टिवेट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मेटालोप्रोटीनेजेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, टिश्यू के बीच बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसको डाइजेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये हेपेटोसाइट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और प्रोलिफरेट करने लगते हैं, सेल डिवाइड करने लगता है। मेटालोप्रोटीनेजेस क्या करते हैं, ये एचजीएफ को भी क्लीव करते हैं ताकि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ सके। और फिर टुगेदर द फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कफर सेल्स, endothelial cells, stellate cells allow the hepatocytes to divide by preventing apoptosis, activating cyclins D and E and repressing cyclin inhibitors such as P27। उसके बाद क्या होता है कि कफर सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और स्टीलेट सेल्स की जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हिपैटोसाइट्स को क्या करते हैं, एक तो प्रोलिफरेशन करने में मदद करते हैं, उनको एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ ना हो से बचाते हैं। किस तरीके से, साइक्लिन डी और ई को एक्टिवेट कर देते हैं और जो साइक्लिन इनिबिटर हैं उनको क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। जैसे एक साइक्लिन इनहिबिटर का नाम दिया गया है P27। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे सेल्स टिश्यूज अलग अलग होती हैं और डिवाइड कैसे करती हैं और रीजनरेशन होता कैसे है। ठीक है, अब एक चीज़ नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि लीवर को पता कैसे चलता है कि अब उसको रुकना है मतलब कि ये लीवर था, इतना हिस्सा इसका डैमेज हुआ था, अब पूरा कंपनसेट हो गया है, फिर से ये हिस्सा बन गया है, तो
लीवर को कैसे पता चलता है कि रुकना कैसे है उसको, तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं है, नॉट नोन, अभी नहीं पता चल रहा है, पता नहीं हुआ है अब तक, लेकिन कुछ क्लूज हैं, उनसे ये अब तक माना गया जा रहा है कि ऐसा ही होता है। जैसे कि एक क्लू आता है पैराबायोसिस एक्सपेरिमेंट से। पैराबायोसिस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ सर्जिकली जोड़ दिया जाता है और दोनों की बॉडी में ना एक ही फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो पैराबायोसिस एक्सपेरिमेंट में चूहों पे किया गया, रैट पे, तो उसको एक रैट में क्या किया, उसके लीवर को थोड़ा सा काट दिया गया, पार्शियल हेपेक्टोमी कर दी गई उसमें, हेपेक्टोमी कर दी गई उसमें। तो उससे क्या हुआ ना कि जो दूसरे वाले चूहे का जो लीवर था वो भी इनलार्ज हो गया। ठीक, तो इसके लिए ये माना गया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड में वो ही इस्टेब्लिश करती हैं साइज़ के, क्या कहते हैं, जो मेंटेनेंस है उसको। और हुएंग और उनके कलीग्स ने ये बताया कि ये फैक्टर्स बाइल एसिड्स हैं। ठीक, जब पार्शियल हेपेक्टोमी होती है, मान लीजिए मतलब कोई लीवर में टिश्यू होती है या सर्जिकली रिमूवल होता है, तो क्या होता है कि इससे बाइल एसिड्स ब्लड में रिलीज हो जाती हैं और ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे एफएक्सआर को क्या करती है, एक्टिवेट करती हैं और वही प्रोलिफरेशन करवाता है और एक साइज के आने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिवर रीजनरेशन का पहला लाइन ऑफ डिफेंस। हमने कहा ना कि दो लाइन ऑफ डिफेंस है, दो तरीके हैं लीवर रीजनरेशन का। पहला तरीका जो लीवर के सेल्स है वही प्रोलिफरेट करेंगे, उसके लिए हमने बात की मैकेनिज्म की कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे शुरू होगा और क्या रुकेगा कब। दूसरा क्या आता है, सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेटिव एबिलिटी ऑफ मेमेलियन लीवर। फिर एक सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेशन भी होता है। जब पहला लाइन फेल कर जाता है, मतलब हिपेटोसाइट सेल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड में वो चीज़ नहीं कर पाती है, रीजनरेट नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, मेमेलियन लीवर में एक सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेटिव एबिलिटी आती है। तो देखिए, इफ द हिपेटोसाइट्स आर अनेबल टू रीजनरेट द लीवर सफिशिएंटली विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, द सेकेंड लाइन इज एक्टिवेटेड। जब एक सर्टेन टाइम पीरियड में नहीं कर पाती है तो दूसरा तरीका होता है। उसमें क्या होता है, ओवल सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, एक स्मॉल प्रोजेनाइटर सेल होती हैं जो हिपेटोसाइट सेल को प्रोड्यूस कर सकती है और बाइल डक्ट सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो यही ओवल सेल्स क्या करती है, ये ओवल सेल्स ही फिर रीजनरेशन करती है। ऐसे ये ओवल सेल्स कुछ काम नहीं करती हैं, क्या कहती है, केप्ट इन रिजर्व एंड आर यूज्ड ओनली आफ्टर हिपेटोसाइट्स हैव अटेम्प्टेड टू हील द लीवर। ये रिजर्व में रखी रहती हैं, अब ऐसे कुछ फंक्शन नहीं करती है। लेकिन जब हिपेटोसाइट सेल फेल कर जाती है रीजनरेट करने से टाइम पीरियड में, तो ये सेल्स, ओवल सेल जो होती है वही रीजनरेट कर देती है लीवर को। तो ये पूरा होगा लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर रीजनरेशन के बारे में, लीवर के बारे में नहीं, लीवर रीजनरेशन के बारे में। तो जैसे हमने कहा कि लीवर के रीजनरेशन के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है, तो यही चीज़ है कि अभी भी क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच रीजनरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स इंटरेक्ट, कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, जीन्स के लेवल पे क्या सारी चीज़ें होती हैं जिससे लीवर रीजनरेट करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लीवर को पहली बार कैसे पता चलता है कि उसको रीजनरेट करना है, कौन उसे बताता है, ये भी नहीं पता। और साइज़ के बारे में हमने बात ही की कि एक अप्रोप्रिएट साइज़ पे आने के बाद वो कैसे रुक जाता है रीजनरेट, कौन बताता है उसको। तो ये सारी बात हुई लिवर रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने हाइड्रा वाले रीजनरेशन में देखा था, तो एक पॉइंट छूट गया था कि हमने बात की थी कि ये हाइड्रा है, एंड ये हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं। तो हमने कहा था कि हाइड्रा में मॉर्फोलैक्सिस टाइप का रीजनरेशन होता है। ठीक है, लेकिन एपीमॉर्फोसिस टाइप का भी रीजनरेशन होता है। मॉर्फोलैक्सिस का क्लासिकल एग्जांपल हाइड्रा है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो चीज़ भी होती है, एपीमॉर्फोसिस भी होती है। तो कब होती है, यही चीज़ कल छूट गई थी। तो देखिए, क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ से काटते हैं, सर वाले हिस्से में काटते हैं हाइड्रा को, तो जब वहाँ से ये रीजनरेट करता है ना, तो यहाँ पे मॉर्फोलैक्सिस टाइप का ही रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ कैसे होती है हम कल पढ़ चुके हैं। तो जब आप हेड वाले हिस्से में काटते हैं तो मॉर्फोलैक्सिस टाइप का रीजनरेशन होता है। लेकिन जब आप बीच में काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, ये देखिए, ये ऐसे होता है ना, दो जर्म लेयर्स होती है इसकी, एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। ये एक्टोडर्म है और इसके नीचे लेयर होगी कौन सी, एंडोडर्म की लेयर होगी, और बीच में एक मीजोग्लिया भी होती है, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं होती है। तो इस एक्टोडर्म में ना क्या होता है, किस कलर से बने, इस एक्टोडर्म में कुछ इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स होती हैं। ये वाइट वाली है ना, एक्टोडर्म में इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स होती हैं।
तो ये चीज़ पूरे बॉडी पे ही कवर होगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बस दिखाया है। तो जब आप बीच से काटते हैं, यहाँ से मान लीजिए आपने काटा, यहाँ से काटा आपने इसको, हाइड्रा को, आपने हाइड्रा को बीच से काट दिया, तो क्या होती है, जो सेल्स हैं वो अब क्या करेंगी, वो डेथ कर जाती हैं, एपोप्टोसिस हो जाता है। तो वो सेल्स फिर से क्या करती हैं, डी डिफरेंशिएट होती हैं, और डी डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से अपने फंक्शन में आती है, और फिर से पूरे हाइड्रा का निर्माण हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे जो होता है, जब आप बीच से काटते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ना रीजनरेशन, वो एपिमॉर्फोसिस टाइप का होता है। तो यही बात थी जो छूट गई थी कि एपिमॉर्फोसिस कहाँ होती है, मॉर्फोसिस कहाँ होती है, ठीक है।